सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद जो हमने प्रॉमिस करा था एक वन शॉट सेशन, मतलब जिसके अंदर या तो जैसा मैंने प्रॉमिस करा था कि ईएम की या तो हम डेरिवेशन सारी एक वन शॉट में कर लेंगे या फिर प्रीवियस ईयर पेपर किसी एक यूनिट का सेशन हम उठा करके आपके लिए ले आएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम आगे हैं वीडियो लेकर के, ठीक है। और लास्ट टाइम जब हमने वन शॉट सेशन करा था मैथ्स के अंदर, तो ऑलमोस्ट आधे आईक्यू ने 6,500 बच्चे होंगे आईक्यू में, एंड 3.3 के बच्चों ने जो है वो वीडियो देखी थी। तो ऑलमोस्ट आधे आईक्यू ने पढ़ा था उस वीडियो से एक से। तो मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा था, बच्चों ने बहुत तारीफ भी करी थी मैम की। तो यस, अब हम ईएम के लिए भी लेके आ गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन के अगर नोट्स चाहिए, इस लेक्चर के नोट्स चाहिए, तो अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप के ऊपर जो है आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस लेक्चर के भी, बाकी ईएम के नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 7-8 साल के डाल रखे हैं, तो वो जाकर के आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब सर आकर के पढ़ाएंगे। एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा अगर, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिल्कुल दिल से काम चल रहा है तुम सबके लिए। ऑलमोस्ट हर उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए हेल्प करें, यूट्यूब पर भी कुछ ना कुछ डालें। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज का पूछते हैं तो जैसा कि मैं बता रहा था पिछले 8 साल का डाल रखे हैं। तो ये देखो, ऐसा हमारे ऐप का इंटरफेस है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, सिलेबस, फ्री नोट्स, फ्री पीवाईक्यूज़, ठीक है। फ्री पीवाईक्यूज़ पर जैसे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे को ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। सेम 2 के ऊपर व्यू कोर्स करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, तो हमारे को कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। कंटेंट्स आ जाएंगे अलग अलग, ठीक है। फिजिक्स के अलग से, मैथ्स के अलग से, मैकेनिक्स के अलग से। मैकेनिक्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे, वैसे ही मैकेनिक्स के अंदर मिड सेम के और एंड सेम के जो है पीवाईक्यूज आ जाएंगे। और इसी के अंदर, इस फोल्डर के अंदर जो है मैंने पिछले 8 साल के डाल रखे हैं, एक ही फाइल के अंदर डाल रखे हैं सारे, ताकि आपको कंबाइंड मिल जाए। तो रिसोर्सेज की अब कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से तुम जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। वेरिग्नॉन थ्योरम क्या है? वेरिग्नॉन थ्योरम सिंपली ये कहता है आपको, इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स अबाउट सेम एक्सिस। ठीक है, बहुत शॉर्ट में लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि अ, अगर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, इस पे अगर मल्टीपल फोर्सेस अगर लग रहे हैं, ठीक है, कई कितने सारे भी फोर्सेस लग रहे हो, ठीक है, मैं अगर बता दूं F1 F2 F3 F4 ऐसे करके मल्टीपल है, इनका जो मोमेंट होगा, ठीक है, इनकी वजह से जो मोमेंट आएगा, जो टर्निंग मोमेंट आ सकता है, ठीक है, जो भी मोमेंट लाने की कोशिश करता है, वो मोमेंट अगर इन सब का अगर हम एल्जेब्रिक सम ले लें, और उसको वो कितना होगा कि अगर इन चार पांच जितने भी फोर्सेस है उनका अगर एक रिजल्टेंट ले लें, ठीक है, रिजल्टेंट ले लें, इस ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जितना मूवमेंट जनरेट करेगा अबाउट दिस एक्सिस, वो सेम होगा। ठीक है, मतलब जितने भी इंडिविजुअल फोर्सेस है उनका जो मोमेंट है, और इन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उनका अगर मोमेंट लेंगे, तो वो मोमेंट जो है सेम आएगा। ठीक है, तो देखिए उसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हालांकि मैंने लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, बट सिंपली आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं दो फोर्सेस। ओके, एक है आपका, कंसिडर टू फोर्सेस F1 एंड F2। ठीक है, ये जो देख पा रहे हैं आप, एक F1 एक F2, ठीक है, दो फोर्सेस लिए हैं, एंड इनका रिजल्टेंट, इनका जो रिजल्टेंट है वो है F। ठीक है, जो ये F1 है आप डायग्राम से देख पा रहे हैं, वो आपके एक्स एक्सिस से θ1 बना रहा है, और आपके F2 के साथ θ2 बना रहा है। ठीक है, आप ये लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लैंग्वेज बहुत नहीं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो F1 है वो एक्स एक्सिस के साथ θ1 एंगल पे है, और F2 जो है वो आपका θ2 एंगल बना रहा है। जो इनका रिजल्टेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो देखिए इनका जो लेंथ है, अगर मैं एक्स कंपोनेंट में बताऊं तो क्या हो रहा है, आप जानते हैं, और F1 और F2 के थ्रू अगर हमें कोई रिजल्टेंट निकालना है, तो फोर्सेस है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा कि क्योंकि हमने एडजेसेंट साइड्स पे रखा है एक पैरेललोग्राम के, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, जो इनका जो हाइपोटेन्यूज होगा उसके थ्रू हम रिजल्टेंट को देखेंगे। तो एफ जो है इनका रिजल्टेंट है, तो इनका लेंथ कितना है देखिए, अगर F1 का लेंथ अगर Fx है, ठीक है, ये Fx1 है, और अगर इसका F2 का अगर Fx2 है, तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा उसका लेंथ आएगा आपका Fx, और ये इन दोनों का सम आएगा। आप सम करेंगे तो आपको ये Fx लेंथ में एटलीस्ट वो सम दिखेगा। y के केस में भी वो रहेगा, ठीक है, ऐसा ही दिखेगा आपको। मतलब f ऑफ जो
यहाँ पे तो हालांकि जरूरत नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर F1 का अगर आप Y1 लेंगे, है ना, इस साइड पे अगर आप ऐसा लेंगे, ये अगर ले लेते आप FY1, ठीक है, इस साइड पे भी अगर आप ले लेते ये FY2, ठीक है, तो इन दोनों का जो जब सम करेंगे ना, तब आपको आएगा ये F(y), ये वाला रिजल्टेंट का जो भी लेंथ आएगा ना, वो एल्जेब्रिक सम करके आपको वो वाला आएगा, ठीक है। चलिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें निकालना है, हमें ये प्रूफ करना है एक्चुअली कि ये जो इंडिविजुअल जो है ना, सपोज अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ हमें सपोज हमें निकालना है कि इनका मोमेंट कितना आएगा, ठीक है। तो अगर अबाउट ओ, अगर F1 जो है, इसका मोमेंट कितना आएगा, इसका मोमेंट आएगा F1 और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। मान लेते हैं इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज D1, और जो F2 है O पॉइंट से उसका परपेंडिकुलर है D2, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो मोमेंट आएगा F1 D1 वो इक्वल है किसके, प्लस F2 D2 करके वो इक्वल आएगा F और D, मतलब रिजल्टेंट फोर्स और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट O, वो हमें प्रूफ करना है, यही बना हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लेंगे पहले ही मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट F, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट F अबाउट O, ठीक है, ठीक है, मतलब F के लिए, ये जो F है, F के लिए O पे कितना मोमेंट जनरेट होगा, ये कैसे लिखेंगे, F इंटू डी, है ना, F इंटू डी होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होता है। अभी देखिए F तो F ही रहेगा, डी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ओ ए, और ये जो एंगल है ना, ये जो ट्राइंगल है, आप इसको सेपरेट करके निकाल के लाइए, आप ऐसे निकालिए, देखिए ये वाला एक एंगल है, ट्राइंगल है ना, ये है आपका थीटा, ये है आपका डी, ठीक है, ये है आपका ओ ए, ठीक है, ये आपका कितना होगा, ये 90 डिग्री रह जाएगा, है ना। तो अगर इसके लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये जो डी है, ये है आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, है ना, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाएगा बेस। तो अगर मैं इसका कॉस थीटा निकालूं तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस है डी, हाइपोटेनस क्या है ओ ए, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, ओ ए कॉस थीटा इज इक्वल टू डी, है ना। तो वही तो हमने निकाला है, ये डी की जगह पे हमने लिख दिया है ओ ए कॉस थीटा, ठीक है। अभी ओ ए कॉस थीटा को थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, ओ ए को यहाँ पे छोड़ देते हैं और एफ कॉस थीटा लिख देते हैं, ठीक है, मतलब एफ को अंडर डाल देते हैं, ओ ए को बाहर निकाल देते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू तो वही रहेगा। अब कॉस थीटा का वैल्यू अगर एफ कॉस थीटा अगर हम देखें, तो देखिए एफ कॉस थीटा क्या है, इस डायग्राम से देखिए एफ कॉस थीटा क्या है, ये एफ है ना, ये एफ कॉस थीटा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से अगर हम ये ट्राइंगल बनाएं, तो ये है आपका एफ, ठीक है, और यहाँ पे ये है आपका थीटा, ये लेंथ जो है ये है आपका एफ एक्स, ठीक है। अभी देखिए ये पॉइंट टू ए, ये पॉइंट हमने नेम नहीं किया, लेकिन अगर आप इसको कॉस थीटा निकालेंगे तो ये कॉस थीटा कितना आएगा, ये कॉस थीटा आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है एफ एक्स और ये आएगा ई, तो एफ कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, दैट विल कम एज एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स, तो एफ कॉस थीटा को हमने लिख दिया एफ एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब एफ टी इज इक्वल टू ओ ए एफ एक्स। ठीक उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एफ वन के लिए भी निकालेंगे, मोमेंट अबाउट एफ वन ओ पे, सेम फार्मूला सेम तरीके से हम इसका बस इसमें क्या है, ये वाला थीटा वन है, या ये वाला भी थीटा वन हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, हम हर चीज़ को ऐसे ऐसे बनाते जाएंगे, जैसे हमने एफ के लिए किया था वैसे ही हम ये लिखते जाएंगे, अरेंज करते जाएंगे, तो हमें एफ वन डी वन मिलेगा, एफ टू डी टू मिल जाएगा, ठीक है। अभी मान लीजिए इसको हम इक्वेशन वन बोल देते हैं, ये इक्वेशन टू, एंड ये इक्वेशन है आपका थ्री। तो जब ऐड करेंगे ना इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को जब ऐड करेंगे, हमें मिलेगा एफ वन डी वन प्लस एफ टू डी टू इक्वल टू ओ ए एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू, ठीक है। लेकिन फ्रॉम फिगर वी नो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू, ये देखिए
एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू इन दोनों के सम के इक्वल है। अगर मैं इस एफ ऑफ एक्स टू को यहाँ पे लाके खड़ा कर दूँ ना, यहाँ पे लाके खड़ा कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम जो है वो एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, वही लिखा है, बिकॉज द सम ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्सेस एफ एक्स वन एंड एफ सॉरी F1 and F2 is equal to the x component of the resultant of F। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन है ना F1 F2, ये जो OF Fx1, तो इसका मतलब है OF Fx, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब है अगर ये ऐसा है Fx1 के लिए Fx2 है, तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं F1 एंड F2, है ना। तो OA OA कैंसिल, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ ये और ये, राइट। तो यहां से हम क्या बता सकते हैं, इस पूरे डिराइवेशन से आप ये बता सकते हैं फाइनली, ठीक है, यहाँ पे ये होना चाहिए था एक, अरे ये होना चाहिए x1 और x2, ठीक है। तो ये है ना, इसके जगह पे, ये जगह पे, ये सपोज मैं 4 मार्क कर देता हूँ, 4 क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन 4 इज इक्वल टू ओ एफ एफ एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ओ ए एफ एक्स। ठीक है, तो अगर ओ ए एफ एक्स लिख सकते हैं, इसका मतलब इन सभी बातों का मतलब क्या है, सभी बातों का सर ये है, सर पैर अगर आप सब जोड़ देंगे तो इक्वेशन 4 से हमें ये पता चलता है कि F1 और F2 इसके जगह पे हम FT लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल ये हो गया। ओके, तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कोई फोर्स है, जितना भी फोर्स में, यहाँ पे तो ये सिर्फ 2 फोर्स लिया है, अगर हम मल्टीपल फोर्सेस भी लेना, F1, ये F2, ठीक है, फिर शायद मैं बता देता हूँ ये शायद F3 है, ये अगर कहीं F4 है, ठीक है, इन सभी का अगर रिजल्टेंट, मान लीजिए अगर इनका रिजल्टेंट कहीं ऐसा होता, ये अगर F5 होता या F हो जाता, ठीक है, ये सारे जो फोर्सेस हैं, इनका जो भी मोमेंट लगता ना, दैट वुड हैव बीन इक्वल टू F। ठीक है, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 प्लस F4 D4 इक्वल टू Ft। मतलब अगर कोई पॉइंट O के अबाउट निकाल रहे हैं, तो ये जो है ये D1 है मान लीजिए, तो इसी तरीके से ये D2 D3 ऐसे ऐसे अगर हम लें यहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो ये जो एफ ऑफ डी पे जो परपेंडिकुलर रहेगा वो सेम आएगा, यही कहता है वेरिग्नॉस थ्योरम। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ, अभी आते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, देखिए अगर हमने जो पहले पढ़ा था, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, सपोज रेक्टेंगुलर बॉडी है, और इसका अगर ये बेस बी है और इसका जो हाइट है दैट इज सपोज डी, तो क्या होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ऐसे केस में, इसका क्या आ जाएगा, एक्स डिस्टेंस पे या वाई डिस्टेंस पे, इसका आएगा बी डी क्यूब बाई 12। ओके, अब देखिए इसका पॉइंट जो है वो सेंटर पे है, यहाँ से यहाँ पे। ओके, इन जनरल लेवल पे भी लेना होता है, ठीक है, हम बात करते हैं परपेंडिकुलर पे। देखिए मान लीजिए एक ऐसा एक फ्लैट प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे अगर पॉइंट पे हिंज, ठीक है, मान लेते हैं, अगर नहीं भी मान तो चलिए, ठीक है, देखिए ये एक प्लेन सरफेस है ना, इसको अगर मैं 3D में बनाऊं तो कुछ ऐसा आ रहा है, तो इसका मान लेते हैं ये वाला जो डायरेक्शन है वो x है, ये वाला डायरेक्शन जो है y है, तो इसका ये वाला जो डायरेक्शन आएगा ना, दैट विल बी योर z। ओके, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमें ये बताता है कि ये परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ना, इसमें ux ix भी है iy भी है। ओके, तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताता है वो हमें बताता है कि अगर आपका जो जेड जेड अकॉर्डिंग जो है दैट इज आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है,
करी थी अबाउट कोई म्यूचुअल एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए करें, ठीक है। जैसे कि अगर इसको मैं अगर डिराइव करूँ, अगर ये पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं डिराइव करने जाऊँ तो क्या होगा, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ का जो ये वाला साइड है, आप मान लीजिए अगर ये वाला अगर y है तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो आई वाई, और इस साइड पे मान लीजिए वो आई एक्स हो जाएगा, क्योंकि इन सब तीनों एक्सिस को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, है ना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताता है ये जेड जेड के अकॉर्डिंग जो होगा वो आई एक्स और आई वाई की इक्वल होगा। ये उल्टा सीधा हर जगह से। तो देखिए अगर एक ऐसे प्लेन के लिए, कोई भी प्लेन के लिए अगर हम देते हैं आई एक्स, छोटा सा आई एक्स लेते हैं तो वो होगा टी एन वाई, है ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, पॉइंट ले लिया मैंने, तो इसका जो ये वाला साइड है इसको हम बताएंगे y, ये होगा x, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे था ये, ओके, अबाउट फ्रॉम द एक्सिस। ठीक उसी तरीके से जो dy है दैट विल बी डी एम इंटू एक्स, एंड जो z एक्सिस है जब उन्होंने अगर उसको आप ऐसे डालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, देखिए ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये गलत निकला, डी एम वाई स्क्वायर होगा, डी एम सॉरी डी एम एक्स स्क्वायर रहेगा, है ना। और इसके लिए क्या आएगा, डी एम आर स्क्वायर। मतलब अगर, या फिर देखिए मैं क्लियरली समझाता हूँ, अगर ये वाला अगर एक पॉइंट है और ये वाला एक मतलब यहाँ से यह पॉइंट एक है, ओके, मैं इसको एक्सिस पर बदल देता हूँ, डायग्राम अच्छे से बना देता हूँ तभी कंफ्यूजन ना हो। एक सरफेस है, ओके, ये आपका हो गया एक्स डायरेक्शन, ये आपका हो गया वाई डायरेक्शन, और ऐसे जा रहा है कुछ जेड डायरेक्शन जिसके अबाउट हमें पोलर परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगा उसका, ठीक है। ये एक एंगल बना रहा है, ये परपेंडिकुलर एंगल पे रहेगा, है ना। तो ऐसे केस पे अगर मैं एक पॉइंट कंसिडर करूँ यहाँ पे, तो वो y एक्सिस से होगा x डिस्टेंस पे और x डिस्टेंस से होगा y डिस्टेंस पे, है ना। एट द सेम टाइम अगर मैं इसको ये वाला लेंथ निकालूँ, ये वाला, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, मान लीजिए इसको r मान लिया हमने, ठीक है। तो r कितना होगा, r कितना होगा, r की जगह पे हम लिख सकते हैं डी एम, r से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर आप ब्रेक कर देंगे डी एम एक्स स्क्वायर प्लस डी एम वाई स्क्वायर, तो यही तो आपका वो है डी आई एक्स प्लस डी आई वाई, ओके। अभी देखिए नेक्स्ट है हमारे पास परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए ये जो पहले था ना, ये हम क्या कर रहे थे, जो सेंटर होता है मतलब जियोमेट्रिकल सेंटर बोले सेंटर, उसी के थ्रू निकाल रहे हैं। लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बताता है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना अगर है, और अगर कोई एक सरफेस है, ठीक है, इसका ये तो उसका है जो सेंटर जिससे वो रोटेट करता है, ओके। अगर हमें एक कोई दूसरा वाला एक्सिस चाहिए, सपोज यहाँ पे कोई एक्सिस चाहिए, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है दैट इज डी, ओके। ऐसे कंडीशन पे क्या होगा, अगर हम कहें ये जो है अबाउट दिस लाइन, ये अगर आप सेंट्रॉइड से घुस रहे है ना, ये अगर सेंट्रॉइड से जा रहा है तो हम कहेंगे कि इस लाइन के लिए सपोज ये एक्स एक्स लाइन है, ठीक है, इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सपोज एक्स एक्स नाम नहीं देता मैं, सपोज नाम कुछ अलग दे देता हूँ, ए नाम दे देता हूँ, ठीक है, आई ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम आर, आर यानी डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है आईसीएम, आईसीएम देखिए अगर कोई एक सरफेस है ना, अगर ये मान लीजिए कोई भी सरफेस होता तो ये लेंथ होता, ठीक है।
अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ये एक ऐसा सर्कल होता है ना, इसके सेंटर से आप निकाल रहे हैं, ये वाला निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस जो है दैट इज आर। तो ऐसे कंडीशन पे आप क्या करेंगे, जो ये ई एक्सिस होगा दैट विल बी आई सी एन प्लस एम आर स्क्वायर। एम मतलब जो मास है इसका बॉडी का, ठीक है। इसे हम कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मतलब अपनी एक्सिस सेंट्रॉइड जो है उसके थ्रू तो एक्सिस जा रही है, ठीक है, लेकिन एक आउटर शेल से यहाँ पे सपोज ये डिस्टेंस जो है ये डी है, ठीक है। तो ये आर की जगह पे डी लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। ये होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी हमें कहा गया है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सर्कुलर डिस्क विथ मास एम एंड रेडियस आर, ठीक है। एक डिस्क है, ठीक है, एक सर्कुलर डिस्क है, मतलब कंप्लीटली ऐसा एक डिस्क है जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा कलर, ठीक है। एंड हमें कहा गया है इससे एक काम कीजिए, जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है, ओके, वो निकाल दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ से निकालें। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए ये सेंटर है, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस दैट इज एक्स, फिर ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज डी एक्स, ओके। अभी यहाँ पे एक ऐसा एक्सिस जा रहा है इसके इस पॉइंट के थ्रू, ठीक है। तो इसका जो थीटा होगा दैट विल बी एम स्क्वायर बाई 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, हमें सॉल्व करना है, ठीक है। हम ये सपोज मान लीजिए ये जो सर्कल है ना, यहाँ से सपोज ये जो रेडियस है ये कंप्लीट डिस्टेंस आर है। हम बस क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा रिंग कंसिडर कर रहे हैं, तो वैसे ही लिखिए आप, लेट अस कंसिडर a ring of dia x and thickness dt and mass m by r। ओके, तो ये जो स्मॉल एरिया है, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं फॉर स्मॉल सेक्शन, ये छोटा वाला सेक्शन के लिए क्या फॉर स्मॉल सेक्शन आई, या यू कहे ये जो छोटा सा एरिया है, ये छोटा का एरिया के लिए क्या होगा, वो आई ही बनेगा, डी आई बनेगा, छोटा सा है ना, डी आई इज इक्वल टू क्या है, डी आई को हम लिख सकते हैं डी एम एक्स स्क्वायर। मास तो ठीक है, छोटे से एरिया के लिए जो मास है वो वाला लिख दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए अगर इसको आपको बड़ा बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, डी आई डी एम एक्स स्क्वायर, ओके। तो उस तरह से लिख सकते हैं, 0 से r तक जा रहा है ना, डी एम वन एम टू स्क्वायर, ओके, ओवरऑल। अभी क्या है देखिए, ये जो सर्कल है ना, ये जो ऑरेंज कलर पे लिखा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज 1 पॉइंट, कितना आ रहा है अभी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आर बोला था रेडियस ऑफ जाइरेशन, ओके। तो क्या होगा फॉर स्मॉल सेक्शन
हम इसको क्या कर सकते हैं, छोटा सा ओमेगा भी इज इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको अगर हमें बड़ा बनाना है तो हम क्या करेंगे, आई और इसको क्या करेंगे, 0 से लेकर 8 तक डिफरेंशिएट कर देंगे, सॉरी इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डी एम है, इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर डी एम, ठीक है। अगर इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे दूँ, वी नो सरफेस जो मास डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी, इसको लिखते हैं हम सिग्मा से, सिग्मा इज इक्वल टू मास बाय एरिया, ठीक है। अगर पूरा कंप्लीट सर्कुलर डिस्क है तो हम इसको कहेंगे एम आर स्क्वायर बाय 12, एम आर एम बाय पाई आर स्क्वायर, ओके। अभी हम जानते हैं अगेन दिस सिग्मा इज इक्वल टू, देखिए मास, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, जाइए एम, एम का अगर यहाँ से वैल्यू निकाल दे तो हमें आएगा पाई आर स्क्वायर, एम इक्वल टू पाई आर सिग्मा पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं इसको, ये वाला जो इक्वेशन है वन, वन को अगर इंटीग्रेट कर दूँ, आई अगर इसको, ये वाला जो इक्वेशन है वन, वन को अगर बना दे इंटीग्रेट कर दे तो क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है 0 टू आर एक्स स्क्वायर, ये हो गया सिग्मा पाई आर स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। जैसे आपको ये छोटा वाला ये बड़ा वाला के लिए जब जैसे आप लिख रहे हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, बस डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए अगर ये स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया के लिए तो हम ये देते हैं ये वाला, है ना। अगर छोटा वाला होता है एरिया तो हम क्या बोलते, इसका भी छोटा वाला दे दो, है ना। और वो क्या होता, ये तो आपका एरिया ऑफ स्फीयर है ना, तो यहाँ पे लिख सकते थे एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग जो है, एरिया ऑफ रिंग क्या है, डी एम इक्वल टू एरिया, है ना। इसका अगर एरिया बताए तो ये आ जाएगा टू, टू बाई एक्स डी एक्स, ओके। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो पार्ट है यहाँ से हम कॉमन लेके चले जाते हैं, ठीक है। यह सिग्मा टू पाई सिग्मा टू पाई, तो ठीक है, टू पाई ये तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। आर जो है वो भी यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अभी अगर इसको अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसके बाद जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या टू पाई, आर स्क्वायर नहीं होगा, सिंपल आर होगा, ओके। तो आर, आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आर की जगह पे हम लिख पाएंगे, या आप कैसे, यहाँ पे जो एक सिग्मा होगा, ये सिग्मा, सिग्मा के लिए हम लिख सकते हैं, ओके, ई टी एक्स, है ना, ई टी एक्स टू पाई, तो टू पाई, और यहाँ पे होगा सिग्मा, सिग्मा का जो वैल्यू है, सिग्मा इज ये वाला एम बाई पाई आर स्क्वायर, ओके। और इसका अगर वैल्यू देखेंगे तो ये आपका आएगा आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब बाय, या आर टू द पावर सॉरी, ये एक्स, एक्स है और ये डी एक्स हो गया, है ना। तो इसके लिए ये आएगा क्यूब डी एक्स,
तो ये हो जाएगा 4/4 R/0। तो ये पूरा अगर ले लेंगे तो वो आएगा 2πm पाई, इसको R को हटा देते, क्योंकि अगर ये लिखेंगे R के पार अगर ये वैल्यूज पुट करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, जैसे इस पे आप ब्रेक कर देंगे ये आएगा इतना वैल्यू, यहाँ पे R4 आ जाएगा, R स्क्वायर है ना, R स्क्वायर एंड R, ये अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी MR² MR² वाली बाई 2, ये वाला आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लास, आई एम योर टीचर प्रणव। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन इन बेल्ट्स। ओके, तो आप जरूर जानते होंगे बेल्ट ड्राइव के बारे में आपने सुना होगा, तो उसी के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले हमें जानना होता है व्हाट इज बेल्ट ड्राइव। So a belt drive is a mechanical system that transmits power and motion between two or more rotating shafts using flexible belts and pulleys. Okay? तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये वाला जो है इसको नोट किया गया है, ये है बेल्ट। ओके, आपने देखा होगा ये बेल्ट है, एंड ये हो गए आपके पुली, ये जो येलो कलर में है, दोनों पीले कलर में, ये है पुली। एक है आपका ड्राइव पुली, एक है आपका ड्रिवन पुली। ओके, ये ड्राइव या ड्राइवर पुली भी बोल सकते हैं, और एक हो गया आपका ड्रिवन पुली। दोनों पुली का जो सेंटर है, उस सेंटर से एक के सेंटर से दूसरे के जो सेंटर होता है, उनका जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं सेंटर डिस्टेंस। अब जो बेल्ट ड्राइव है कहीं भी बहुत ज्यादा भी लंबा हो सकता है, ये 1 मीटर का भी हो सकता है, 8 मीटर 10 मीटर भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितना ज्यादा लंबा करना है, उस हिसाब से आपकी जो बेल्ट्स के डिजाइन होंगे वो थोड़ा अलग होंगे। ओके, वो आप फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन में आप पढ़ेंगे, डिफरेंट जब आप थ्योरी ऑफ मशीन या ऐसे जब सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ओके, कि जो ये पुली है और ये जो बेल्ट है उसका डिजाइन अलग अलग होता है। नॉर्मल में नॉर्मल यूज हो सकता है, कई बार अगर शॉर्ट है, ज्यादा फास्ट घुमाना है तो वी बेल्ट यूज करते हैं, बहुत लंबा 10 मीटर 8 मीटर तक अगर चलाना है तो कई बार हम क्या करते हैं, ये जो बेल्ट है, बेल्ट की जगह पे हम रस्सी यूज करते हैं। ओके, उसे हम तब कहते हैं रोप ड्राइव। ओके, रोप, ये बेल्ट है वो रोप ड्राइव। ओके, रस्सी यूज करते हैं। तो देखिए व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ड्रैगर पुली और ड्राइव पुली। इसका मतलब ये है, देखिए, कि जो पावर है वो पावर एक्चुअली इसमें आ रहा है, ठीक है। ये जो है ये किसी एक कोई एक शाफ्ट होगा, डेफिनेटली उस शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है। ओके, एक शाफ्ट है, उस शाफ्ट के साथ ये पुली कनेक्टेड है। अब जब ये शाफ्ट घूम रहा है तब क्या होगा, पुली भी घूमते रहा है ना, ये पुली भी घूम जाएगा। अब इसी पुली के साथ अगर हम एक बेल्ट कनेक्ट कर दें और एक सपोज हम पावर ट्रांसमिट करने दूसरे एक शाफ्ट पे, हमें किसी शाफ्ट को घुमाना है, उस पे एक पुली लगा दे और इस बेल्ट को अगर इस पुली के साथ जॉइन कर दे, तब क्या होगा, क्योंकि ये शाफ्ट घूम रहा है ड्राइवर शाफ्ट, तो ये ड्राइवर पुली भी घूम रहा है, इसके साथ हमने बेल्ट लगा दिया तो बेल्ट इसके साथ घूमता रहेगा, इसीलिए ये जो पुली होगा, यानी ये वाला सेकंड वाला पुली, ओके, ये अगर मैं नंबर 1 कह दूं और इसे अगर नंबर 2 नोमेनक्लेचर कर दूं, तो नंबर 2 जो है वो ड्रिवन पुली हो जाएगा, क्योंकि ये जो घूम रहा है वो घूम रहा है बिकॉज ऑफ द ड्राइवर पुली। ओके, पावर इसमें है, इस एक नंबर वाले पुली में है, उसके वजह से जो नंबर 2 वाला पुली है वो घूम रहा है, ठीक है। और इसके नंबर 2 पुली के साथ जो भी शाफ्ट कनेक्टेड होगा, यहाँ पे जो भी हम शाफ्ट लगाएंगे उससे वो शाफ्ट घूमेगा। ओके, अभी इसके बहुत सारे आइटरेशन होते हैं कि सिंपल पुली, क्रॉस पुली, डायरेक्ट पुली, उसके बाद कई सारे हो सकते हैं। ओके, हमें अभी ये बात नहीं जाना है, हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इसके बहुत ही बेसिक कुछ फॉर्मूले जानने होते हैं, हमें जानने होते हैं इसकी फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है। जब भी हम बेल्ट ड्राइव के बारे में पूछे तो हमें जानना होता है कि इसमें भी फ्रिक्शन लगेगा। अभी देखिए, लास्ट क्लास हमने जो पढ़ा था कि आप अगर इसमें देखेंगे ये जो पुली है ये घूम कैसे रहा है, ऐसे तो नहीं होगा कि ये डायरेक्टली नॉर्मली घूम जाएगा। ये तभी घूम सकता है जब ये जो पुली है और जो बेल्ट है, इन बेल्ट और पुली में फ्रिक्शन होना जरूरी है ना, सिर्फ तभी ये ग्रिप होगा, वरना क्या होगा, पुली अपने आप घूमता रहेगा और जो बेल्ट है वो स्लिप होता रहेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना, अगर ऐसा ही हो गया तो फायदा ही नहीं ड्राइव का, राइट। तो इसमें क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स का बहुत ज्यादा रोल रहता है, तो हमें यही जानना होता है कि कैसा रोल है, बहुत है लेकिन क्या है। ओके, चलिए,
जब हम बेल्ट टाइप के बारे में बात करते हैं हमें एक बेसिक सा एक फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना होता है दैट इज दिस वन कि लेंथ ऑफ द बेल्ट ऑन ड्राइवर पुली पर मिनट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पुली लेंथ ऑफ बेल्ट ऑन ड्रिवन पुली पर मिनट। मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं ये पुली यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये वाला पोर्शन हम बोलते हैं लेंथ। ये वाला पोर्शन हम बोलते हैं लेंथ ऑफ पुली ऑन ड्राइवर लेंथ ऑफ बेल्ट ऑन ड्राइवर पुली। एंड फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ से इस वाले पोर्शन से यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोर्शन होंगे इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ बेल्ट ऑन ड्रिवन पुली। ओके, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है ये पाई d1 n1 जिसमें पाई तो पाई ही है, d1 हो गया ये जो ड्राइवर पुली है उसका डायमीटर। ओके, ये अगर पुली है तो इसका जो डायमीटर होगा उसे हम कहेंगे d1 और ये जितना स्पीड से घूमेगा जितने आरपीएम से घूमेगा उसे हम कहेंगे n1। ठीक उसी तरीके से जो ड्रिवन पुली होगा उसका हम कहेंगे d2 n2। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और कई बार आपको जो फ्रिक्शन के कुछ आएंगे आपको डायरेक्टली हो सकता है कि कुछ डेटा ना दिया हो तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ओके, चलिए अभी देखिए फ्रिक्शन इन बेल्स के बारे में हम सब बात कर रहे हैं। आप मान के चलिए सपोज एक वेट हमने यहाँ पे लगा रखा है, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रिंग है और इस पे क्या है कि एक W वेट लगा रखा है। ओके, एक W वेट लगा रखा है हमने यहाँ पे इस साइड पे। अभी क्या होगा, ये जो वेट है वो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा, है ना। तो क्या होगा, ये जो ये पुली है वो इस तरफ से इस तरफ घूम जाएगा, राइट, इस तरफ घूम जाएगी। अगर आप नहीं चाहते कि ये जो वेट है वो नीचे गिर जाए या पुली पूरा इस तरफ आ जाए तो हमें क्या करना होगा, हमें दूसरे अपोजिट डायरेक्शन पे क्या होगा करना होगा, हमें एक फोर्स लगाना होगा। सपोज हम मान लेते हैं हमने पी फोर्स लगा दिया। ओके, हमें पी फोर्स लगाई तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए। अगर आप सिंपली देखिए तो कितना होना चाहिए, अगर बैलेंस कर दें तो जो ये वेट है उसको डायरेक्टली बैलेंस कर सकते हैं, है ना। वेट इक्वल टू पी, अगर हम जितना वेट है अगर उसको इक्वेट कर दे पी से तब क्या होगा, ये बैलेंस आउट हो जाएगा, है ना। बट ये कंडीशन से तभी है जब हम फ्रिक्शन इज नॉट कंसिडर्ड या फ्रिक्शन इज नॉट कंसिडर्ड। ये कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में आ सकते हैं, लेकिन ये जब फ्रिक्शन बोल देगा कि विथ नेग्लिजिबल फ्रिक्शन, है ना, कुछ टर्म्स ऐसा यूज करें नेग्लिजिबल फ्रिक्शन। जब नेग्लिजिबल फ्रिक्शन कहेंगे या फ्रिक्शन इज नॉट कंसिडर्ड कहेंगे, फ्रिक्शन के बारे में जब कैलकुलेशन नहीं करता होता है, आपको नहीं दिया होगा, सिर्फ तभी आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं नॉर्मल मैकेनिक्स के केस में। ओके, कि आप जो वेट है जो आपका इस तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आपको एक खिंचाव बनाएगा उसको आप काउंटर करने के लिए आप पी साइड में आप भी एक टेंशन लगाएंगे। उस टाइम पे इस वाले साइड में जो टेंशन है दैट टेंशन इज इक्वल टू जो टेंशन आप खींच रहे हैं। ओके, बट if friction is considered, then आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये वेट इस पुली को किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज जिस फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करता है, कौन से डायरेक्शन पे एक्ट करता है, जो भी उस चीज का जो डायरेक्शन होगा उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट वो घूमना चाहेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका अगर पुली है वो अगर इस एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहता है तो जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन ट्राई करेगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन पे एक्ट करे, इस डायरेक्शन पे एक्ट करे, है ना, इस डायरेक्शन से कुछ एक्ट करे। तो हमें यही पता लगाना है कि इसका जो ये फ्रिक्शन मान लेता फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो अभी बैलेंस कब होगा इन रियलिटी, हमेशा याद रखिएगा रियलिटी में ये बैलेंस सिर्फ तभी हो सकता है जब जो वेट है और इस साइड पे जब जो आप पुल कर रहे हैं जिसने ताकत से आप पुल कर रहे हैं उसके साथ जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अगर आप ऐड कर देंगे सिर्फ ओनली इन दैट केस ये बैलेंस हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन है
ये बॉडी को इस साइड ही घुमाने, एंटी क्लॉकवाइज अगर ऐसे घुमाने की कोशिश करे, इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज है, अगर डब्ल्यू यहाँ होता तो इस साइड घुमाता है ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से मतलब नहीं है, जिस साइड एक्चुअली आप देख रहे हैं कि आपका वेट लगा हुआ है उस साइड डेफिनेटली वो नीचे जाना चाहेगा, ग्रेविटी एक्ट करेगा, है ना, इसका वेट mg एक्ट करेगा। तो हमेशा एक याद रखिएगा, उस साइड में हमेशा जो टेंशन होता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है, और दूसरे साइड पे जो पी है, पी जो टेंशन है डेट इज क्या होता है, मिनिमम, है ना। इस केस में क्या होगा, W होगा आपका T मैक्सिमम, और जो P होगा वो होगा आपका P मिनिमम। इन दोनों को बैलेंस आउट सिर्फ तभी किया जा सकता है जब फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करे, है ना। मतलब इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, जितना फ्रिक्शन फोर्स होगा उससे ये दोनों बैलेंस हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया आपको, है ना। ये नॉर्मल सा केस है, अगर आप ये राउंड रोटेशन ना पकड़ के अगर आप चले तो देखिए, अगर आप एक तरफ ये डायरेक्शन अगर सपोज W से अगर आप खींच ले, अगर इसको आप बैलेंस करना है, आपको बैलेंस करना है, कब कर पाएंगे आप P फोर्स लगाएंगे, लेकिन बैलेंस नहीं हो रहा है। कब बैलेंस होगा, जब इसमें फ्रिक्शन छोटा छोटा करके जब आप फ्रिक्शन फोर्स भी लगाएंगे सिर्फ तभी तो बैलेंस होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स और ये P लगा के आपका क्या हो रहा है, वेट का इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर इसको आप कंसिडर नहीं करते हैं तो ये ज्यादा है, ये बड़ा वैल्यू है, इट्स अ बिगर वैल्यू देन द पुलिंग स्ट्रेस, पुलिंग पावर, ओके, पुलिंग फोर्स, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन पे ये घूमना चाहता है उस साइड हम लेंगे मैक्सिमम और दूसरे साइड पे हम लेंगे मिनिमम, ठीक है। अभी ये तो हमने बता दिया, बट ये एक नियर अबाउट कंडीशन है, ये एब्सोल्यूट नहीं। हमें एक्चुअल में निकालना है कि अगर इनका इनका क्वालिटी कैसे आएगी, क्योंकि ये तो लीनियर के केस में होगा, नॉट इन केस ऑफ रोटेशन। ये सब किस लिए केस में आ रहा है, लीनियर के केस में, है ना। बट नॉर्मली अगर आप बात करें कि इनका टेंशन का रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, इससे रिलेशन क्या है, आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते W माइनस पी इक्वल टू एफ, ये एफ का वैल्यू निकालना है, एफ कैसे होगा, एफ कैसे रिलेट हो रहा है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक डिराइवेशन करते हैं, और उस डिराइवेशन के थ्रू हम निकालने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में फ्रिक्शन फोर्स कितना है। 1 मिनट, ओके। तो देखिए, जो भी ये हमारा जो फ्रिक्शन है, ये जो बेड है, अगर आप इस पे देखेंगे, सपोज ये एक पुली, ठीक है, इसका पुली, ये जो पुली है इस पे इस तरफ से अगर सपोज हम नाम दे देते हैं, एक यहाँ पे खिंचाव है, इस साइड पे भी खिंचाव, ओके, दोनों साइड पे खिंचाव हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मतलब बेड, ये जो डायरेक्शन, यही कंडीशन, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, क्या हो रहा है ना, ये पोर्शन ले लें, छोटा सा पोर्शन ले लें कि यहाँ पे कैसा खिंचाव हो रहा है, यहाँ पे कैसा खिंचाव हो रहा है, हम ये नोटिस कर रहे हैं, यहाँ से हम डिराइव करेंगे, ओके। ओके, ठीक है। अब अभी देखिए, ये अगर हम अब कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जो सेंटर पे है ना, सेंटर पे ये जो होगा, ये सपोज थीटा है, मतलब बेल्ट यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट हो रही है, उसके बाद ये बेल्ट ऐसा ऐसा नीचे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, ये कंसिडर करें। ये जो थीटा है, हम इस थीटा को हम कहते हैं रैप एंगल, है ना। मतलब रैप एंगल मतलब चाहते हैं जितना एंगल से वो पुली को रैप कर, या आप कह सकते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये भी एक बढ़िया टर्म है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, जितना एंगल में जो आपका बेल्ट के साथ इसका जो कनेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन समझा रहा है कि पुली जो है वो इस साइड घूमना चाहती है ना, पुली इस साइड घूम रही है, राइट। अगर इस साइड ये घूम रही है तो क्या होगा, ऐसा टाइम पे क्या होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस साइड जाएगा, वो जाएगा आपके ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, वो आपका डेफिनेटली जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन पे,
ओके। अभी अगर ये इस साइड आ रहे तो ये हमने जैसे कहा था, ये वाला साइड क्या होगा, ये होगा आपका मैक्सिमम टेंशन साइड, और ये वाला आपका होगा मिनिमम टेंशन साइड, है ना। ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम। मतलब अगर बेल्ट अगर यहाँ पे है तो यहाँ से क्या है, यहाँ तक जाना चाहता है ना। और इसको अपोज कौन कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है फ्रिक्शन। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है इस वाले डायग्राम के साथ, ये जो पूरा वाला बड़ा सेक्शन है इस पे हम नहीं जाते। देखिए कभी भी आप फ्रिक्शन का डायग्राम देखेंगे, हम पहले भी अगर डायग्राम हम जब बात करते हैं हम क्या करते हैं, हम ये कंसिडर करते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन से कि इसका जो मास है वो नीचे एक्ट कर रहा है ना, mg, और इसके एग्जैक्ट अपोजिट नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। अगर बॉडी इस साइड अगर मूव कर रही है ना, इस साइड सपोज मैं मान लेता हूँ P, इस साइड अगर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, इस साइड लगेगा, है ना। इस साइड फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, म्यू एन, है। एन का वैल्यू होगा mg, बैलेंस आउट होगा, लेकिन फ्रिक्शन का वैल्यू होगा म्यू एन, ठीक है। अभी इस ये म्यू एन क्या होता है, ये सरफेस के साथ सरफेस पे जो रिएक्शन है वो रिएक्शन होता है ना। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये जो सरफेस है ये ऐसा गोल है, ऐसा गोल है, तो हर बार क्या होगा, अगर हम ये थोड़ा सा पोर्शन लेंगे यहाँ का नॉर्मल ऐसा आएगा, यहाँ पोर्शन का लेंगे यहाँ पे अलग नॉर्मल आएगा, यहाँ अलग आएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे करके हम क्या होंगे, हम एक वैल्यू नहीं पकड़ सकते यहाँ पे, हर एंगल पे ये वैल्यू बदलता रहेगा। यहाँ पे जितना n होगा यू कैन नॉट मेजर कि वो सेम वैल्यू आपका यहाँ पे भी होगा, नहीं हो सकता है, हो भी सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे से स्ट्रिप में छोटा सा एक पार्ट काटेंगे, ये वाला छोटा सा एक पोर्शन हम काटेंगे, ठीक है, छोटा सा एक टुकड़ा काटेंगे और उस टुकड़े के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट हम इसी टुकड़े को हम बड़ा करके ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और हम दिखाएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, सब उस पर। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। ओके, चलिए सपोज ये टुकड़ा है, ये वही वाला टुकड़ा है, ठीक है। सपोज इसको हमने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया, और ये जो एंगल है, पहले वो पूरा पूरा एंगल देखिए आप क्या है, ये थीटा है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक छोटा सा एक ऐसा पीस काट रहे हैं, मान लीजिए एक छोटा सा पीस काट रहे हैं, ठीक है, तो एक छोटा ऐसा पीस निकाल, ये सपोज डी थीटा है, छोटा सा एंगल है ना, ये छोटा सा स्ट्रिप है। तो ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल कितना हो गया आपका, डी थीटा। तो इस एंगल को अगर हम हाफ करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला पोर्शन कितना आएगा, डी थीटा बाई 2, ये कितना आएगा, डी थीटा बाई 2, है ना, आधा कर दिया हमने थीटा। अभी आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहां पर ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का क्या होगा, डेफिनेटली एक वेट लगेगा, हालांकि यहाँ पे वेट का ज्यादा फायदा है नहीं काम का। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट का पोर्शन है ना, ये बेल्ट का पोर्शन ले रहे हैं, पुली का नहीं लेते। यहाँ पे जो बेल्ट होगा, बेल्ट का हम टुकड़ा काट रहे हैं, यहाँ पे ऐसा बेल्ट रहेगा ना, ये बेल्ट का हम टुकड़ा काट रहे हैं, ये बेल्ट का हम काट रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पुली है, वो पुली क्या करेगा, यहाँ पे एक रिएक्शन देगा, नॉर्मल रिएक्शन देगा, है ना। अब जनरली क्या होता है, हम अगर यहाँ पे होते तो हम मान लेते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है तो उसे हम सपोज लिखते, उसे हम एन लिखते, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम छोटा सा पोर्शन काट रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे डीएम। जैसे थीटा का थीटा बड़ा था, हमने छोटा सा एंगल दिया तो डी थीटा बोल दिया, तो पूरा जो नॉर्मल फोर्स है अगर हमसे एन बोले तो हम छोटा सा पोर्शन को क्या बोलेंगे, डीएम। ओके, एंड हम जानते हैं अगर क्या हो रहा है, बताया गया है कि जो मोशन है वो इस साइड है ना, इस साइड, ठीक है। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन पे होगा, फ्रिक्शन होगा आपके इस डायरेक्शन, ओके, इस डायरेक्शन। तो इसका फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, म्यू डी एन, ओके, म्यू डी एन। अभी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो साइड है, इसको आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक टेंशन खींच रहा है, टेंशन, कोई एक टेंशन ऐसा फीस कर रहा है ना, किसी एक टेंशन से खींचा जा रहा है, टेंशन खींच रहा है। इस डायरेक्शन पे भी आप देखेंगे, यहाँ से भी क्या हो रहा है, ऐसा खींचा हुआ है,
खिंचाव महसूस हो रहा है ना, खिंचाव महसूस हो रहा है। अब ये खिंचाव कितना, देखिए जनरली क्या होना चाहिए, ये होगा टी, ये भी होगा टी, लेकिन हम जानते हैं कि क्या है, ये साइड जो है ये थोड़ा बड़ा है वैल्यू, क्यों, क्योंकि फोर्स इस साइड पे है ना, मतलब इसका वैल्यू बड़ा होगा तभी तो ये जो बेल्ट है वो इस साइड आएगा। इस साइड कब आएगा, जब ये इस डायरेक्शन में कब आएगा, मोशन, मोशन इस डायरेक्शन में कब होगा, मोशन किस डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन पे फोर्स ज्यादा बड़ा हो, है ना, इसका मतलब है इससे ज्यादा, टी से हल्का ज्यादा फोर्स डेफिनेटली इस साइड में होगा, राइट, इसे हम dt बोल देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा है, पूरे के लिए हम टी मैक्स बोल देंगे, लेकिन यहाँ पे अगर छोटा सा पोर्शन करेंगे तो छोटे पोर्शन के लिए क्या होगा, हम बता सकते हैं कि बस इससे मिनिमम से थोड़ा सा ज्यादा है ना। ठीक है। अभी अगर हमें यहाँ बताना है तो हम क्या करेंगे इसको, अभी हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सॉल्व कैसे करें, देखिए ये एंगल पे है, कोई एक एंगल पे होगा, ये एंगल कितना होगा, देखिए ये अगर डी थीटा बाई 2 है तो ये जो हॉराइजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा, ये जो एंगल बनेगा ना, ये भी आपका आएगा डी थीटा बाई 2, डी थीटा बाई 2 एंगल से ही बनाएगा। सेम गोज फॉर ये, अगर ये डी थीटा बाई 2 है तो ये वाला एंगल भी थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरा, ये भी आपका डी थीटा बाई 2 भी है। हम जानते हैं अगर हम किसी भी फोर्स को अगर कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, जिस एंगल के साथ वो कंपोनेंट होता है, जैसे यहाँ पे ये एंगल है, एंगल के साथ जो हॉरिजॉन्टल में जो होता है, या हॉरिजॉन्टल ना भी हो, अगर जो जिसके साथ एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं कॉस कंपोनेंट, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा टी डी टी कॉस डी थीटा बाई, ओके, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा दैट विल बी टी प्लस डी टी, डी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई, इस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टी है, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, टी कॉस डी थीटा बाई 2, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा दैट विल बी टी साइन डी थीटा बाई। चलिए अभी हम काम करेंगे, हम सिंपली इसको, फोर्स है ना, ये सब सारे फोर्सेस है, तो हम फोर्स को नॉर्मली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये बोल सकते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ जो हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं वही उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जो भी फोर्सेस है हम उसको बैलेंस करने की कोशिश, है ना। तब क्या होगा आप देखिए, तब हम ऐसे ले लेंगे, देखिए क्या क्या फोर्सेस है, सपोज हम कार्टेशियन सिस्टम फॉलो कर ले तब भी क्या आएगा, कुछ भी आप ले सकते हैं, देखिए नॉर्मली अगर आप देखिए ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स ले लीजिए, हम ये कंसिडर कर देते हैं कि इस साइड हम एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, है ना, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, आप कुछ तो कर सकते हैं, हम ऐसा नॉर्मल भी ले सकते हैं, ये सब अगर नहीं भी लेंगे तो भी कोई मतलब वो नहीं होता। नॉर्मल आप डायरेक्शन कंसिडर करिए। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या क्या है, एक आपका हो गया ये वाला टी कॉस टी थीटा, लिख देते हैं टी कॉस डी थीटा बाई, और एक ये वाला देखिए, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भी प्लस म्यू डी, और क्या, और एक है आपका ये टी प्लस डी टी कॉस डी टी बाई 2, लेकिन ये उल्टा डायरेक्शन, इनके उल्टा डायरेक्शन है, तो नेगेटिव ले लीजिए, आप किसी को भी नेगेटिव ले सकते थे, कोई भी डायरेक्शन, कॉस डी थीटा बाई इक्वल टू 0, है ना, इतना ही। चलिए अब ये काम करते हैं, इनको सॉल्व कर देते हैं, टी कॉस डी थीटा बाई 2 प्लस म्यू
टी एन माइनस टी, ब्रैकेट हम अगर तोड़ दे, टी कॉस टी थीटा बाई टू माइनस डी टी कॉस डी थीटा बाई इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं टी कॉस डी थीटा बाई टू, टी माइनस टी कॉस डी थीटा बाई टू, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा म्यू डी एन माइनस डी टी कॉस डी थीटा बाई इक्वल टू 0। इसको आप इक्वल साइन की इस साइड उस पार ले जाइए तो आपका रह जाएगा म्यू डी एन इक्वल टू डी टी कॉस डी थीटा बाई। ओके, अभी इफ एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, देखिए अगर ये जो आपका थीटा है, ये डी थीटा है ना, ऑलरेडी थीटा एक छोटा एंगल रहेगा। अब डी थीटा पकड़ रहे हैं, डी थीटा क्या है, जो डी थीटा है वो ऑलरेडी बहुत छोटा है ना। ठीक है, इफ डी थीटा is very small, then d theta by 2 will be smaller. है ना? अगर जो ये डी थीटा है वही खुद छोटा है तो डी थीटा बाई 2 उसका भी आधा हो गया, बहुत ज्यादा छोटा होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डी थीटा बाई 2 जो है इसको हम ऑलमोस्ट जीरो पकड़ सकते हैं, है ना, ऑलमोस्ट जीरो। सो डी थीटा बाई 2 जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट 0 डिग्री, है ना। एंड कॉस 0 या कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि हम कलर चेंज कर देता हूं, इस वाले फॉर्मूले में ऐसे लिख सकते हैं न्यू डी एन इक्वल टू डी टी इंटू 1, है ना। क्यों, सिंस ये वाला cos थीटा बाय 2 cos d थीटा बाय 2 इक्वल टू cos 0 इक्वल टू 1, है ना। हम ये पता कर सकते हैं। अभी इसको आप सिंपली क्या कर दीजिए, सपोज हम इससे निकाल देते हैं, 1 लिखने का वो फायदा है नहीं, 1 नहीं निकाल। सपोज हम यहाँ से कुछ निकाल देते हैं, डी एन का वैल्यू निकाल देते हैं, डी टी बाई न्यू, ये निकाल देते हैं, कुछ तो निकाले यहाँ से, है ना। तो एक रिलेशन मिल गया हमें, इसको हम नाम दे देते हैं 1। ये एफ एक्स होगा। अभी एफ ऑफ वाई कर देते हैं, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। तो देखिए, आइए देखते हैं एफ ऑफ वाई में क्या क्या फोर्सेस है। वाई में क्या है आप देखिए, एक हो गया आपका ये वाला फोर्स, ये वाला पार्ट, एक हो गया ये वाला पार्ट, और एक है हाँ ये डीएन, है ना। चलिए, तो एक हो गया डीएन जो है वो है आपका अपसाइड पॉजिटिव एरिया। नेक्स्ट नेगेटिव, नेगेटिव क्या, टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2, है ना। और एक है डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी साइन डी थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। आप देख लीजिए ये वाला पोर्शन, टी साइन थीटा बाई, ये माइनस ले दिया, टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2 इसे माइनस ले दिया, और डी एन को हमने पॉजिटिवली अपवर्ड में, आप कुछ भी डायरेक्शन मान लीजिए, वैसे भी इक्वल साइन करेंगे तो आपका वो बैलेंस ही हो जाएगा, है ना। अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं, डी माइनस टी साइन डी थीटा बाई 2 माइनस डी टी साइन डी थीटा बाई 2 माइनस टी साइन डी थीटा बाई 2 0। अभी यहाँ पे क्या है, फिर से अगर कोई लेते हैं, क्योंकि अगर थीटा छोटा है तो ये भी छोटा ही होगा। If d theta is very small, तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन छोटा है तो हम डायरेक्टली 0 भी नहीं पकड़ेंगे, लगभग 0 पकड़ सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे आप क्या कर सकते हैं, जो आप यूँ कहे जो साइन थीटा है, साइन डी थीटा बाई 2 है,
इसे हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट डी थीटा बाई 2 के बराबर ही है। ठीक है, इसको क्लियरली लिख देते हैं, ज्यादा आपको पता होगा। If d theta is very small, then sin d theta by 2 can almost be equate with d theta by 2। साइन का वैल्यू आप छोटा करके यही लिख सकते हैं, है ना। चलिए अभी हम इसको डाल देते हैं इक्वेशन। dn माइनस t साइन d थीटा बाई 2 को हम लिखेंगे d थीटा बाई 2 माइनस dt d थीटा बाई 2 माइनस t d थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। अरे दो हो गया। नाउ dn माइनस t d थीटा बाई 2 माइनस d थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा, दो d थीटा बाई 2 है तो इसका हो जाएगा t d थीटा, है ना, t d थीटा, इन दोनों को जोड़ और रह गई dt d थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। अभी आप देखिए ऑलरेडी जो ये dt है ये बहुत छोटा है, ऊपर से जो d थीटा बाई 2 है ये भी बहुत छोटा है। तो छोटा एक छोटा अंक अगर और दूसरे छोटे अंक से अगर नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक सपोज 0.3 है इंटू 0.2 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0.06, और छोटा हो गया ना, है ना। तो इसीलिए वही एग्जांपल होगा, अगर dt अगर छोटा है, d थीटा बाई 2 भी अगर छोटा है तो इसका जो आंसर आएगा वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास बचेगा डी थीटा dn to d theta इक्वल टू 0। लिख देंगे इग्नोरिंग dt into as it is very small। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, dn इक्वल टू t d थीटा। अभी हमने एक याद होगा आपको, हमने dn का वैल्यू निकाला था, देखिए हमने वैल्यू निकाला था dn इक्वल टू dt बाई म्यू, तो उसको पुट कर दीजिए dt बाई म्यू इक्वल टू t d थीटा, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज चले जाते हैं। dt बाय म्यू इक्वल टू आपका यहाँ पे टी डी थीटा, टी डी थीटा, है ना। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं, टी को इस साइड लेके आते हैं, डी टी बाई टी इक्वल टू म्यू डी थीटा, है ना। अभी ये है छोटा सा पोर्शन के लिए, अगर हम पूरा अगर जो बेल्ट है उस पर अगर कंसिडर करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, या आप लिख सकते हैं integrating both side we get dt by t equal to mu d theta। अभी देखिए पूरे पुली के लिए अगर देखें, पूरा जो ये पुली है पूरा बेल्ट है उसके लिए आप देखिए जो T है, टेंशन है, वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है T मिनिमम से T मैक्सिमम तक, और थीटा कहाँ से जा रहा है, 0 से थीटा तक, है ना, कंप्लीट जा रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे, ये लिखेंगे हम T मिनिमम टू T मैक्सिमम, और ये लिखेंगे 0 टू थीटा, 0 टू थीटा, है ना। 0 ना लिख 0, तो इसको आप इंटीग्रेट करिएगा तो आपको क्या आएगा, ये आ जाएगा आपको ln t max बाय t min इक्वल टू म्यू कांस्टेंट रहेगा एंड आपका थीटा में आ जाएगा थीटा 0। वैल्यू पुट कर दीजिए, ln t मैक्सिमम माइनस नेचुरल लॉग ऑफ t मिनिमम
इक्वल टू म्यू थीटा माइनस 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ln इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ln t मैक्स माइनस t मिनिमम, है ना, इक्वल टू म्यू थीटा। ओके, अब ये ln को अगर हम उस डायरेक्शन पे ले जाए तो हम ऐसे लिख पाएंगे, t मैक्सिमम इज t मिनिमम इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा। ओके, तो क्या लिखा, क्या मिला हमें, t मैक्सिमम इज डिवाइडेड बाय t मिनिमम, इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू एंगल, कांटेक्ट एंगल। ओके, ये वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फ्रिक्शन इन बेल्ट में यही फॉर्मूला आपको आएगा। ओके, ये वाला अगर आपको डाउट होगा तो आप जानते होंगे ये ऐसा था। Since ln A minus ln B can be written as ln A by B, ये होता था, वही लिखा है, उसी तरीके से लिखा है इसमें। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ओके, टी मैक्स बाय टी मिनिमम इज इक्वल टू म्यू ई बार म्यू थीटा। ओके, ये रेशियो है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके। आई होप आपको समझ में आया होगा ये डिराइवेशन। बस हमने कुछ नहीं किया, हमने बस पूरा जो पुली है उससे हमने क्या किया, छोटा सा स्ट्रिप काट किया, उसके बाद उसमें फोर्सेस को दिखा दिया, फोर्सेस को हमने बस उसको बैलेंस कर दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। उसके बाद हमने करने के बाद उसको डिराइव करते गए, सॉल्व करते गए और हमको फाइनल ये वाला आंसर मिल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू। हेलो, हाँ वॉइस तो आ रहा है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट हमें जो पढ़ा है दैट इज फ्रिक्शन इन स्क्वायर। तो इसके बारे में जब भी हमें डिराइव करना होता है, हमें पता करना होता है कि कभी भी अगर कोई थ्रेड यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, आ रहा है? हेलो, हाँ ठीक है। चलिए, तो कभी भी अगर हमें ये स्क्वायर थ्रेड के बारे में कभी भी अगर फ्रिक्शन कैलकुलेट करना होता है तो क्या करेंगे हम, हमें एक्सप्रेशन पूछा जाता है कि फ्रिक्शन इन स्क्वायर थ्रेड में कितना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये एक थ्रेड है, ठीक है, ये वाला एक थ्रेड है, और इस पे इसका जो वेट है, इसका कोई भी अगर आप चीज़ इस पे आप कंट्रोल करके रखे या आप किसी आप चीज़ को लॉक करके रखा है तो उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, है ना। जो ये थ्रेड है, थ्रेड का जो वेट है वो भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इट मीन्स, ठीक है। अगर उस पर अगर कोई हैंडल ऐसा लगा हो, और ये जो एफ है ना, ये एफ एक्चुअली यहाँ पे डायग्राम पे आपको ऐसा दिख रहा है, एक्चुअल में ऐसा कैसे है, जैसे हम हैंडल घुमाते हैं ना, हॉराइजेंटल है, ठीक है, ऐसा है हॉराइजेंटली, ठीक है, बट एक डायरेक्शन से दिखा रहा है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है आपको। तो क्या होगा अगर हमें इसको घुमाना है, ठीक है, ये थ्रेड को या तो दबाना है या तो उठाना है, ऊपर करना है, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं, पहली बार हम जब सॉल्व करेंगे हम दोनों कंडीशंस पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सॉल्व करेंगे अगर हमें इस थ्रेड को ऊपर खींचना, ऊपर उठाना हो, ठीक है, और नेक्स्ट हम करेंगे अगर इसको हम नीचे अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन पे इसको लाना है। तो देखिए अगर हम इससे अगर ऐसे वाला मोशन लगाएंगे, यानी काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर मोशन देंगे तो क्या होगा, ये थ्रेड जो है ना वो ऐसे ऐसे करके, है ना, वो वापस ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर को आएगा, ठीक है। तभी ऊपर लाने के लिए क्या है कि हमें कितना फोर्स देना पड़ेगा, वो जो कैलकुलेशन करेंगे उसी का हम एक डिराइवेशन करेंगे। तो देखिए उसके लिए हमें ना कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है वो जाननी होती है। देखिए पहली बात तो ये देखिए, ये जो एक सिलेंडर है ना, ये जो एक थ्रेड है, ये पूरे इसके लिए स्क्वायर थ्रेडेड वाले
स्क्रू के लिए अगर आप देखेंगे तो आर जो है उसे हम कहते हैं मीन रेडियस। मीन रेडियस क्या होता है, देखिए ये जो एक थ्रेड है ना स्क्रू स्क्रू का, अगर आप इसको एक्सिस से देखेंगे तो ये वाला जो होता है ये अंदर तक, या इसे कहते हैं इनर रेडियस। और यहाँ पे ऐसे जब थ्रेड आ जाता है, थ्रेड को अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो इसे हम कहते हैं आउटर रेडियस। लेकिन अभी दोनों कैलकुलेशन में नहीं लिए जा सकते, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है तो हम एक मिडिल में एक मान के चलते हैं, और ये मिडिल में जो कैलकुलेशन करते हैं इसे हम कहते हैं मीन रेडियस। यानी मीन रेडियस इज एक्चुअली इनर एंड आउटर रेडियस का जो अगर सम करके इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें मिलेगा मीन रेडियस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पिच ऑफ द थ्रेड। पिच होता है, अगर कोई देखिए, अगर ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और इसके भी ये वाला ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है, तो जो सक्सेसिव पॉइंट जो होते हैं उनके बीच में एक थ्रेड में ऐसे जो हर एक पॉइंट आएगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं पिच। ठीक है। अभी ये जो स्क्रू है ये किसी एंगल पे ऐसा टिल्ट रहेगा, आपको देख रहे हैं ऐसे हॉराइजन के साथ कोई एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं थीटा। ठीक है, या हेलिक्स एंगल। ठीक है, इसे हम कहते हैं हेलिक्स एंगल। अब बात यह है कि अगर हमें अगर कैलकुलेट करना हो कि एंगल कितना हो, तो उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, P/2πr। ये कैसे मिला, देखिए ये जो एक थ्रेड है ना, अगर इस पॉइंट को यहाँ से वापस जाके ऐसे घूम के यहाँ तक आना है, या इस पॉइंट को मतलब इस पॉइंट को ऊपर तक जाना है, तो ये हेलिक्स जो है वो पूरा खोल दीजिए। इसको अगर पूरा थ्रेड को खोल देंगे ना तो आपको मिलेगा उसका पेरीफेरी, दैट इज 2πr, है ना। ये पेरीमीटर मिलेगा, पेरीमीटर 2πr होगा नीचे, एंड उसका जो हाइट होगा वो हाइट होगा, एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा, और हाइट जो है वो आपको मिलेगा पिच। ठीक है। तो हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका पिच है, बेस आपका है 2πr। ठीक है। अभी देखिए जब भी हमें किसी लोड को रेज करना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक चीज मान लेते हैं कि नॉर्मली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसका जो वेट है वो तो डब्ल्यू लग रहा है, और एक P1 फोर्स जो है वो उसको ऐसे सरफेस पे लग रहा है ना। मतलब एक्चुअल में अगर बताओ तो ये अगर सरफेस है, ये ऐसा अगर, क्या नहीं, हाँ, ये अगर ऐसा सरफेस है ना, स्क्वायर थ्रेड अगर है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर थ्रेड में तो नहीं होगा, ये स्क्वायर थ्रेड जो है ना, ये अगर नट जैसा है, ये बेस जिस पे हम कर रहे हैं ये एक्ट करेगा एज नट, बोल्ट एंड नट, है ना। तो ये नट के जो सरफेस है, इन सरफेस के साथ इसका जो फ्रिक्शन होगा वो हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना होता है, ये वाला, है ना। ये जो रेड मार्किंग कर रखा हूँ मैंने डायग्राम में, इसके साथ हमें यहाँ पे वो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, ये बोल्ट के साथ हम मान लेते हैं कि जो बोल्ट की सरफेस, नट के सरफेस के साथ ये जो स्क्रू है ना, ये बोल्ट है वो ऐसे मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। ठीक है, छोटा सा ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं, और फिर हम अगर देखें तो नॉर्मल जो इंक्लाइन प्लेन का जो एक न्यूमेरिकल होता है या एक प्रॉब्लम होता है, उसी तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं, देखिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एफ फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं, है ना। तो हर पिच के लिए हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं, तो हम क्या बता रहे हैं कि अगर उसको आप लेंथ वाइज लेंगे, इसका मोमेंट लेंगे, तो मोमेंट क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अगर हम एल बता दें, है ना, तो एफ का डिस्टेंस एल तक, ये जो है दैट विल बी इक्वल टू P1 इंटू आर। P1 इंटू आर मतलब एक, P1 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एट द सरफेस ऑफ द स्क्रू। सरफेस पे कितना लग रहा है, ये तो आपने हैंडल पे लगा दिया है ना, यहाँ से आप मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको भी खींच के धकेल रहे हैं, है ना, तो उसके लिए जो इक्वेट करेंगे हम उसे करेंगे एफ एल इक्वल टू P1 R। P1 इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो लोड लगेगा, ताकि ये जो फोर्स है, ये जो बॉडी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो देखिए इसमें क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, आप सिंपली देखिए। एक तो हो गया आपका ये वाला, एक तो P1 हो गया, एक उसका जो वेट है, जो अगर ये जैसे अगर है, ये पूरा वेट जो उसका बोल्ट का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, है ना। इसको काउंटर करने के लिए क्या करेगा, ये जो सरफेस है वो एक नॉर्मल रिएक्शन देगा एट एन एंगल थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, जो हेलिक्स एंगल है वो वाला। ठीक है। अभी जो ये नॉर्मल है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ जाएगा, अगर हम ऐसे बॉडी को मूव कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपवर्ड डायरेक्शन पे राइज कर रहे हैं ना, राइजिंग द लोड, तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट एक्ट करेगा,
ठीक है। अगर अपोजिट एक्ट कर रहा है तो वो फ्रिक्शन फोर्स एंड जो इसका नॉर्मल का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज गिवन बाय आर, है ना, ये ऐसे निकाल कर रख सकते हैं आप। तो इनका जो बीच का एंगल होगा बिटवीन दिस वन एंड नॉर्मल, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फाई, ठीक है, वो एंगल होगा फाई, ठीक है। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स एक्ट कर रहा है तो मैं क्या कहूँगा, मैं इसको सॉल्व करने के बाद इन एक्स डायरेक्शन में बता सकता हूँ कि हाँ ये एक P1 फोर्स लग रहा है, और एक क्या लग रहा है, एक लग रहा है आपका आर साइन थीटा। आर मतलब ये रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कितने एंगल से फॉर्म एक्ट कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है आपके साइन थीटा ऑफ इन दोनों का प्लस, ठीक है। बस इसको इक्वेट कर दीजिए, P1 इक्वल टू आर साइन थीटा मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर मैं इसको 2 नाम दे दूँ, ठीक है, उसके बाद मैं एफ ऑफ वाई कंसिडर करूंगा। एफ ऑफ वाई में क्या हो रहा है, इसका जो वेट है वो वेट कौन बैलेंस कर रहा है, रिजल्टेंट का कॉस कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है, थीटा प्लस फाइव फिर से आ गया, तो उसको कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है। इन दोनों को, इसको मैं 2 और इसको 3 दे दूँ। अभी देखिए, नाउ फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 को अगर हम करें, ये P1 हो गया एफर्ट, W हो गया वेट, इनको अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, साइन बाय कॉस आर आर कैंसिल हो जाएगा, है ना, आर आर कैंसिल होगा, ये होगा साइन थीटा प्लस फाइव, ये हो गया कॉस थीटा प्लस फाइव, तो साइन बाय कॉस टेन थीटा बाय फाइव, टेन थीटा प्लस फाइव, है ना। तो ये टेन थीटा प्लस फाइव जो है वो क्या फॉर्मूला है, टेन ए प्लस बी, और टेन ए प्लस बी का हमें फॉर्मूला मालूम है ना, ये होता है टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी, राइट, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो वही फॉर्मूला लिख दिया है। अभी अगर P1 का वैल्यू निकालना है तो बस W को उस तरफ ले लीजिए। इसका मतलब है अगर हमें P1 लोड लगाना है W को रेज करने के लिए, W रेज करने के लिए हमें P1 इतना होना चाहिए। एंगल अगर हेलिक्स एंगल अगर थीटा है और जो फ्रिक्शन एंगल है वो अगर फाई है तो हमें इतना फोर्स लोड लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमें नेक्स्ट करना पड़ता है, इसका एफिशिएंसी निकालना पड़ता है। देखिए एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी है एक्चुअली इसका आइडियल एफर्ट, विदाउट फ्रिक्शन इसमें कितना एफर्ट लगेगा, और अगर एफर्ट हो तो कितना लगेगा, है ना। जाहिर बात है अगर आपका फ्रिक्शन नहीं है तो उसमें आपको कम एफर्ट लगेगा, और अगर फ्रिक्शन है तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा लगेगा, है ना। तो उसी हिसाब से आप देखिए जो ये फॉर्मूला है ना, ये वाला P1 इक्वल टू डब्ल्यू, ये टेन थीटा प्लस फाइव, उसमें आप फाइव का वैल्यू आप जीरो डाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा, आइडियल, आइडियल मतलब क्या होता है, विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन क्या आएगा, ये जो आइडियल होगा वो आएगा W टेन थीटा, क्योंकि टेन फाइव तो जीरो ही हो जाएगा, है ना। तो P1 एक्चुअल में क्या होगा, मतलब विथ फ्रिक्शन, विथ फ्रिक्शन क्या आएगा, ये विथ फ्रिक्शन आपका ये नॉर्मल वाला ही आएगा, ये वाला, है ना। P1 इसको अगर W को इस तरफ ले गए तो W टेन थीटा बाय, है ना। तो अगर इसको हम रेशियो निकालेंगे तो एफिशिएंसी क्या आएगा, एफिशिएंसी हमारा आ जाएगा टेन थीटा बाई टेन थीटा प्लस फाइव, ठीक है। और मैक्सिमम कंडीशन के लिए हम ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप वैल्यू पुट करेंगे कि मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम 45 पे होगा, कहाँ पे होगा, तो उस हिसाब से हम ये वाला निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए ये तो हो गया अगर हम लोड रेस कर रहे हैं, अगर हम लोड को अगर, है ना, अगर अगर नीचे लाना है, लोअर करना है बॉडी को, तो क्या करेंगे, बस पूरा कैलकुलेशन सेम रहेगा, बस आपका ये जो फाई है ना, ये इस साइड आ जाएगा, रिजल्ट इस साइड आ जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में क्या आएगा, यही वाला बॉडी रहेगा, लेकिन इस बार आपका जो P है, P1 या P2 कहूँ, P2 इस तरफ रहेगा, है ना, वेट तो ऐसे ही रहेगा, वेट ऐसे ही रहेगा, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन पे आ जाएगा, है ना। ये अगर थीटा है तो इसका नॉर्मल तो ऐसे ही रहेगा, और ये थीटा भी उसी तरीके से रहेगा, लेकिन जो रिजल्टेंट है दैट विल बी दिस डायरेक्शन, और ये होगा फाइव, तो इनका जो रिलेशन आएगा वो आएगा थीटा माइनस फाइव, ठीक है। तो उसी से बस आपको कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करके एक्चुअल में पूरा सेम आप इसमें भी निकालेंगे तो क्या आएगा एफिशिएंसी, आप देखेंगे तो बस इसमें टेन थीटा बाई ये था, इसमें आएगा टेन थीटा बाई टेन थीटा माइनस फाइव, बस
यही तो है, ठीक है, ओके। आपको ये याद रखना है, और ये वाला, एक्चुअली ये वाला याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लास। और आज हम करेंगे कुछ डिराइवेशंस और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखे या कहीं भी देखे, आप कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि स्टेट एंड प्रूव द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हम जानते हैं, इट्स वेरी सिमिलर टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। जैसे कि आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गई, है ना, तो उसी तरीके से ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक उसी तरीके से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में वही बताते हैं कि आप मोमेंटम को खत्म नहीं कर सकते। ओके, अगर ये जनरली जो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट अराइजेस ओनली इन केस ऑफ कोलिजन ऑफ ए बॉडी जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको कहा जाए कि पहले स्टेट कीजिए एंड फिर प्रूव कीजिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आप सिंपली ये लिखिए, इट states that the total initial momentum before collision is equal to the total final momentum after collision। इसके साथ और एक बात लिखना जरूरी है, provided no external force is acting on external force is acting, इतना लिखते हैं, ठीक है। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी वैलिड होगा अगर दो चीज़ें आपस में टकरा रही हैं, तो जो इनका इनिशियल जो मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए कि उस कलिजन के टाइम पे भी एक फोर्स कहीं बाहर से लग ही रहा हो कंटिन्यूसली, ठीक है, तो उस टाइम पे कंजर्व नहीं होगा। चलिए, अभी कर रहे हैं इसका प्रूफ, ठीक है। इसके प्रूफ में क्या है, या फिर लिखा लीजिए, हम क्या करेंगे, पहले दो बॉडी कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। लेट टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास एम ए एंड एम बी are moving in same direction with velocities v u a and u b, ठीक है। दो ऐसे पार्टिकल्स है, मान लीजिए ये a वाला है, इसका मास है m a एंड वेलोसिटीज u a। एक दूसरा वाला है जिसका मास है आपका m b एंड उसका वेलोसिटी है u b, ठीक है। दोनों सेम ही डायरेक्शन पे मान लीजिए मूव कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अगर इन दोनों को टकराना है तो जो यू ए है वो हमेशा यू बी से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर यू बी बड़ा है ना, मान लीजिए यू बी अगर 10 है या अगर 5 है, तो क्या होगा, यू बी पहले आगे निकल जाएगा, ये यू ए कभी से कैच ही नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन अगर उल्टा है, जैसे कि अगर यहाँ पे ये 10 है, ये 5 है, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद 10 मीटर पर सेकेंड अगर निकले, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो बॉडी ए है वो बॉडी बी को मीट कर सकता है, राइट। तो इसीलिए ये कंडीशन लिखना ज़रूरी है। अभी आप डेफिनेटली एक नंबर तो नहीं स्पेसिफाई कर सकते, तो आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। दैट इफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, देन दे विल कोलाइड आफ्टर ट्रेवलिंग, है ना। डायरेक्टली तो ऐसा नहीं होगा, डायरेक्टली भिड़ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो डेफिनेटली कोलाइड करेंगे, ओके। अभी जो कलिजन होगा, कलिजन के पहले, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कलिजन विल बी गिवन बाय, उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, ये जो पहले का जो बॉडी है ना, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ओके, ये हो गया आपका मोमेंटम, मोमेंटम इनिशियल या यू के है बिफोर कलिजन, ओके। After collision, the masses will remain same, but their velocities will change, है ना। देखिए, अगर कोई दो बॉडी टकरा रहा है तो उसके पास जितना मास है वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो सकता है ना, ओके। अगर आप मान के चलिए आप कहीं भाग के आए, एंड भागते भागते आप भाग करके आए
एंड फिर आप एक दीवार से टकरा गए, ठीक है, तो क्या होगा, दीवार का वेलोसिटी जितना है, आपका वेलोसिटी जितना है, हो सकता है ये दीवार को धकेल दे या कोई दरवाजा को धकेल दे, नहीं तो क्या होगा, दीवार वहीं पे रहेगा, आप क्या होगे, आप बेंच को कॉन्क्रीट कर देंगे, तो आपका वेलोसिटी सेम होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि ये जो दीवार है, ये जो वॉल है, उसका कोई मास चेंज हो गया या आपका जो है वो मास चेंज हो गया, है ना, वो तो नहीं हुआ। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग कोलिजन मास रिमेन कांस्टेंट, बट जो बाकी पैरामीटर्स है जैसे वेलोसिटी वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस केस में जो चेंज आया वो वी ए एंड टी टी हुआ, ठीक है। तो आफ्टर द फाइनल मोमेंट आफ्टर कोलिजन क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो यू वाला बॉडी है ना, इसमें मान लीजिए जैसे इसमें कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के बाद जो एम ए है उसने वी ए वेलोसिटी ले ली, एंड दूसरा वाला जो है उसने एम बी वेलोसिटी वी बी ले ली, है ना, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम जैसे आपने स्टार्टिंग में लिखा था वैसा ही वाला होगा, लेकिन इस बार ए, ठीक है, ये हो गया, हाँ, ये हो गया एक मोमेंटम, ये हो गया, आप कह सकते हैं ये मोमेंटम है, ये वाला भी मोमेंटम है ना। अभी इसको सपोज मैं नाम दे देता हूँ कि ये पहले वाला जो था इसको हम नाम दे देते हैं वन, ओके। तो देखिए, द मास ऑफ द collision will remain same but the velocity will change, तो हम लिखते हैं ड्यूरिंग collision A act on B with some force, again we know that from Newton's third law, ये क्या लिखा है, देखिए जब भी आपका ये जो बॉडी है, ये बॉडी जैसे ही आपको बी पे अटैक करेगा तो क्या होगा, डेफिनेटली बी पे कुछ फोर्सेस लगेंगे, है ना। डेफिनेटली क्या होगा, अगर मैं 1 से 2 बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है उसको सपोज ए या बी लिख देता हूँ, ए बी, तो क्या हो जाएगा, ए ने बी पे फोर्स लगा दे, ठीक है, किसी फोर्स से एक्ट कर रहा है। और न्यूटन थर्ड लॉ बताता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो अगर जो फोर्स है ए से बी पे जा रहा है, तो जो बी पे आने पे फोर्स लगेगा वो माइनस लगेगा, ठीक है। अभी हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम ई, ठीक है। तो ए को हम ऑलरेडी पहले एक्सपांड कर देते हैं, देखिए ए से बी तक अगर जा रहा है, इस कंडीशन पे क्या होगा, जो वेलोसिटी वी है ना, वी ए है, ठीक है, अगर ये वेलोसिटी वी ए है और वी बी है, ठीक है, है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, इसी को तो हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, राइट, दैट इज इक्वल टू माइनस, इस पे लिख दीजिए ए बी बस ए बी, ठीक है, ये बी बी। अभी इसमें क्या होगा, माइनस ऑलरेडी है और इसमें हम लिखेंगे वी बी बाई पी ए बाई टी। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते हम क्या निकल के आएंगे, हम देखिए हम ऐसा कुछ एम ए बी ए माइनस एम, या आप देख सकते, अरे हाँ, ये देखिए टी टी कैंसिल हो जाएगा, है ना, और फिर मास और वेलोसिटी रहेगा, तो एम ए होगा एम ए यू ए, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस एम भी एम भी बी माइनस एम बी भी ए, ओके। इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मतलब आप माइनस को यहाँ पे अंदर डाल दीजिए, फिर माइनस को इधर उधर कर दीजिए, फाइनली आपको मिलेगा ये एम वन यू वन ए प्लस एम टू यू टू यू बी, ओके, एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए भी ए प्लस एम बी भी, ठीक है। तो ये आपका है फाइन इनिशियल, ये आपका फाइनल, ओके। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम
सेम ओके ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इम्पैक्ट इनके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है ठीक है देखिए इस पे क्या करेंगे हम पहले कंसिडर कर लेते हैं कि दो मासेस है हमारे पास एक m1 एक m2 और कितने वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं एक इनिशियल वेलोसिटी है u1 u2 ठीक है वही वाली बातें पहले से हम करते थे ना कि एक m1 बॉडी है u1 वेलोसिटी से चल रहा है एक m2 है और वो u2 वेलोसिटी से चल रहा है आफ्टर कोलिजन क्या होगा m1 का जो वेलोसिटी है वो v1 हो गया m2 का जो वेलोसिटी है वो v2 हो गया ठीक है अभी हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा अगर ये परफेक्टली इलास्टिक होता तब E1 का E जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिरेशन इसका वैल्यू क्या आ जाता 1 अगर परफेक्टली इलास्टिक होता तब होता हो जाता E का वैल्यू 0 लेकिन यहाँ पे क्या है इनका वैल्यू ये बस मान के चलिए कोई नॉर्मल जनरल कंडीशन है कुछ नहीं बताया गया है अगर हमें नहीं स्पेसिफाई किया गया है कि ये परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली प्लास्टिक है तब भी तो जनरल कोई इक्वेशन बनना चाहिए है ना क्योंकि परफेक्ट इलास्टिक परफेक्ट इन इलास्टिक या प्लास्टिक वो तो स्पेशल केसेस हो गए नॉर्मल जनरल अगर कंडीशन है उसके लिए भी तो हमें निकालना होता है ठीक है तो देखिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है उसके लिए फॉर्मूला ये वाला बनता है ठीक है इसका फॉर्मूला ये वाला है कि जो इनिशियल अगर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट क्या होगा हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर और आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर ठीक है तो लॉस में क्या होगा इनिशियल से फाइनल को माइनस कर देंगे ये आपका इनिशियल है इनिशियल से फाइनल को लॉस कर देंगे बिफोर और आफ्टर बिफोर से आफ्टर को लॉस कर देंगे क्योंकि लॉस हुआ है ना तो ये वाला छोटा होगा आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा ऑलरेडी कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो चुका होगा तो उसका वैल्यू जो है वो कम आएगा तो हम क्या करेंगे लॉस फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल से फाइनल को माइनस कर देंगे सपोज हम इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं ठीक है अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट एनर्जी एनर्जी नहीं मोमेंटम होना चाहिए था ये सॉरी ये होना चाहिए मोमेंटम according to conservation of momentum m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2 होना चाहिए ठीक है एंड ऑल्सो हमें मालूम है the coefficient of dissociation E is given by this equation E equal to v2 minus v1 equal to u1 minus u2 ठीक है यहाँ से हम निकाल सकते हैं कोई भी रिलेशन जैसे हम निकालते अगर v2 minus v1 is equal to E into u1 minus u2 ये हो सकता है हम बदल भी दी अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन जो जरूरत होगा हम वो निकाल देंगे ठीक है देखिए अभी अगर मैं ये करूँ कि जो इक्वेशन 1 है ठीक है लॉस ऑफ के इसको मैं क्या कर रहा हूँ हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर यहाँ से मैं पूरा हाफ जो है उसको कॉमन ले रहा हूँ ठीक है तो हमारे पास बच गया m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर ठीक है माइनस m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर ठीक है अभी क्या करेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत है एक स्पेशल फॉर्मूला निकालने के लिए तो हम इसको क्या करेंगे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2 ठीक है m1 m2 से हम इसको डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे देखिए अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट रिजल्ट क्या आएगा आप किसी को नंबर भी वो अगर कोई भी नंबर है सपोज मैं बता दूँ 5/2 है इसको अगर आप 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे तो नेट रिजल्ट तो सेम ही आएगा ठीक है बट हमें चाहिए ज़रूरत है एक्सप्रेशन निकालने के लिए तो हम ये कर रहे हैं ठीक है इससे बढ़िया वाला इक्वेशन निकल के आएगा देखिए यहाँ पर क्या है हाफ ऑफ 2 तो है ही डिवाइड तो ये वाला पोर्शन नीचे रखते हैं हमने जो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन है ना उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा पूरा चीज को अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m1 प्लस m2 इज m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर ठीक है
माइनस m1 प्लस m2 इंटू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ओके, अभी क्या कीजिए, इसको पूरा एक्सपांड कर दीजिए। ठीक है, एक्सपांड मतलब पूरा आप जो मल्टीप्लिकेशन जितना ब्रैकेट में है सबको खोल दीजिए। ठीक है, इसको बाहर के वाले को छोड़ दीजिए, जो लार्ज ब्रैकेट के अंदर जितने हैं, सबको खोल दीजिए। m1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस क्या आएगा, m1 u1 नहीं m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस m1 सॉरी ये आएगा आपका, हाँ m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, है ना, माइनस m1 से इसको करेंगे तो आएगा m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस u नहीं भी आएगा v2 स्क्वायर m1 m2 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 होल स्क्वायर। ये वाला टर्म आ गया। ठीक है, जैसे ये वाला टर्म आ गया, हम क्या करेंगे, हम इस पूरे टर्म को ना एक पैरामीटर से ऐड कर देंगे। मतलब हम इस पे एक नंबर ऐड करेंगे। नंबर इन द सेंस बोलेंगे कि देखिए, जैसे यहाँ पे हमने, अगर हम किसी चीज़ को इक्वेशन पे, अगर हम जैसे हम वो करते हैं ना कि m1 u1 जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो सेम ही आ गया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर किसी नंबर के साथ अगर हम +2 प्लस भी कर दें फिर माइनस भी कर दें तो क्या हो गया, इक्वेशन सेम ही रह जाएगा, है ना। अगर आप कोई इक्वेशन बना रहे हैं 10x प्लस 5y है, मान लीजिए 5y है, मैं इसके साथ अगर 10x प्लस 2 प्लस 5y माइनस 2 करूँ तब भी कुछ चेंज होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, जीरो ही बन रहा है। वो तो हमने ऐड किया, कुछ हमें कुछ इक्वेशन कुछ फॉर्म पे लिखना होता है इसीलिए हम करते हैं, है ना। लेकिन अगर आप पूरे इक्वेशन के साथ अगर कोई चीज़ उस पर ऐड करके उसको माइनस भी कर देंगे तब भी क्या होगा, सेम ही रहेगा, है ना। तो इसीलिए अभी हम क्या करेंगे, इस टर्म के जैसे हम ये कर रहे हैं ना पहले, लेकिन इससे पहले थोड़ा मॉडिफिकेशन और कर लेते हैं वरना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, टू m1 प्लस m2 ये तो वैसे ही रहेगा। ये जो टर्म है ना, इस पे हम ये वाला टर्म देखिए, इस पे ये m1 प्लस u1 m1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर इसको ऐसे ही रहेगा। ये जो टर्म है m1 m2, यहाँ से हम क्या करेंगे, m1 और m2 को कॉमन ले लेते हैं, बच गया हमारे पास u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर। ठीक है, ठीक उसी तरीके से इसको ब्रैकेट लेना जरूरी, क्योंकि ये माइनस के अंदर ये सब माइनस है ना, तो यहाँ पे भी हम ब्रैकेट लगा रहे हैं एक। ठीक है, माइनस यहाँ पे भी m1 v1 को ऐसे नॉर्मली रखेंगे, m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर इसको ऐसे ही रख दिया। और जो आपका m1 m2 है, m1 m2 इसको हमने ऐसे लिखते हैं, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर ये वाला टर्म अंदर रह गया हमारे। ठीक है, जैसे ये वाला टर्म हमारे पास अंदर रह गया, हम क्या करेंगे, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट टू m1 m2 u1 u2 एंड टू m1 m2 v1 v2। ठीक है, मतलब एक यहाँ पे हम m1 प्लस m1 m2 u1 u2 करेंगे और इसमें m1 m2 v1 v2 कर देंगे, तब क्या आएगा, देखिए ट्वाइस m1 m2 ये तो वैसे ही रहेगा। अंदर इसमें क्या करना है, एक तो ये m1 u1 m1 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस
m1 m2 u1 u2 प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 u1 u2 ये वाला कर देते और यहाँ पे करेंगे सेम m1 v1 स्क्वायर m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2 v1 v2 प्लस m1 m2 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 v1 v2 ठीक है ये वाला कर दिया हमने देखिए जैसे हम ये वाला कर देंगे तो क्या आएगा आप एक चीज नोटिस कीजिए इसमें इसमें क्या हो रहा है ये वाला जो पोर्शन है ना ये वाला पोर्शन क्या बन गया है ए माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर बन गया ये बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर ये वाला टर्म भी क्या बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला टर्म बन गया है ना ये m1 v1 m2 v2 m1 v1 a हो गया m2 v2 b हो गया उसी तरीके से m1 v1 a हो गया m1 m2 u2 जो है वो b बन गया है ना ये वाला टर्म बन गया आपका a प्लस बी होल स्क्वायर और ये वाला पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन जो है ये वाला क्या बना ये वाला टर्म क्या बन गया सोच के देखिए ठीक है ये वाला भी एक इक्वेशन बन गया ट्वाइस ए बी वाला है ना तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखिए मैं लिख के दिखाता हूं इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कहा गया ये पर हाँ ठीक है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे अरे हाँ एक तो बन गया हाफ बाहर तो ये है ही m1 प्लस m2 ये तो वैसे ही रहेगा जो a प्लस बी होल स्क्वायर जो बन गया उसको हम लिख सकते हैं ऐसे m1 u1 प्लस m2 u2 होल स्क्वायर है ना और बाकी का जो पोर्शन है उसको हम लिख सकते हैं ऐसे m1 m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर ओके ठीक है चलिए और उसी तरीके से ये वाला पोर्शन भी लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 होल स्क्वायर एंड m1 m2 इसको लिख सकते हैं v1 माइनस v2 होल स्क्वायर ठीक है जैसे ये वाला पोर्शन आ गया हमें फिर से मालूम है देखिए ये जो m1 m2 है और v1 v2 है इसको हम क्या कर सकते हैं ये जो है एंड ये वाला पोर्शन इसको अगर हम नाम दे दें ये वाला ये अगर 2 नाम दे दिए इसको 2 m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 m2 v2 तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं इससे इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम ठीक है तो हम क्या लिखेंगे हम पूरी चीज को ऐसे लिख सकते हैं 2 m1 प्लस m2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये तो वैसे ही रहेगा m1 u1 प्लस m2 u2 होल स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर माइनस इसके जगह पे हम लिख देंगे एक मिनट हाँ इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं देखिए अगर हम माइनस हटा दीजिए तो ये लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 होल स्क्वायर है ना और माइनस को हटा के अंदर डाल रहे हैं माइनस को हटा दिए ठीक है खोल रहे ये माइनस भी अंदर आ जाएगा माइनस m1 m2 v1 माइनस v2 जो है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं चलिए इसको यहाँ पे फिलहाल ऐसे लिखते हैं कंफ्यूजन ना हो तो देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या हो गया सेम आ गया तो इसको सेम आ गया तो इसको क्या कर सकते हैं माइनस से ये जुड़ा हुआ है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं ये और ये कैंसिल हो गया है ना तो हमारे पास बचा क्या हमारे पास बच गया ये वाला ये हम बताएं ये लिख सकते हैं फ्रॉम 2 m1 प्लस m2 हमारे पास जो बच गया दैट इज m1 m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर माइनस m1 m2 v1 माइनस v2 होल स्क्वायर
अभी देखिए हमें फिर से मालूम है ये V1 V2 को हम क्या कर सकते हैं, ये वाला देखिए V1 U1 ये निकालना है ना। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको चेंज कर देंगे V1 माइनस V2 जो है इसको हम चेंज कर देंगे V1 माइनस V2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V1 माइनस V2 इक्वल टू माइनस ऑफ E V1 माइनस U2। ठीक है, एक माइनस लिख देते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, इसको माइनस यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम वही करेंगे यहाँ पे 1 M1 प्लस M2, इसकी जगह पे हम लिख देंगे M1 M2 U1 माइनस U2 होल स्क्वायर माइनस M1 M2 माइनस ऑफ E एंड इसके जगह पे लिख देंगे, तो ये माइनस ऑफ E मतलब होल थिंग स्क्वायर पे आ जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस E V1 माइनस अरे U1 माइनस U2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे करने से माइनस ई जो है वो स्क्वायर करने से भी माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसको कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसको ओवरऑल ऐसे लिख सकते हैं 2 इक्वल टू M1 प्लस M2 M1 M2 U1 U2 होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी U1 U2 आप इस तरफ लिखे उस तरफ लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर के अंदर आप ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी होल स्क्वायर और बी माइनस ए होल स्क्वायर उसका वैल्यू सेम ही आता है। ठीक है, तो ये है आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये है आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके, आई गेस वॉइस आ रही है, हाँ ठीक है। चलिए आज हम करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए आप, इसमें था कि स्टेट एंड प्रूफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, इसके साथ और एक क्वेश्चन भी आ सकता है इसी टाइप का, जिसमें कहा जा सकता है कि प्रूफ एक अलग तरीके से आ सकता है, प्रूफ फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी PE converts यानी potential energy converts to kinetic energy, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सेम ही बात है, क्योंकि क्या हो रहा है, अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे तो ये उसका डेफिनेशन है, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, आप अगर आपको ये प्रूव करना है तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये हो सकता है कि आप हाइड्रोलिक एनर्जी एंड मतलब मैकेनिकल एनर्जी में हो सकता है, जैसे कि डैम पे होता है ना, या तो कोई भी अगर आप इंजन ले रहे हैं जहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बन रहा है, मैकेनिकल एनर्जी से हम उसको दूसरे जगह पे यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके उसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, हम मैकेनिकल एनर्जी की यूज़ करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी मतलब आप बोले, मैकेनिकल एनर्जी जनरली जो होता है ना, दैट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो उसी को हम, ये क्वेश्चन अगर ऐसे आए कि अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, ये सेम ही चीज़ है। अब इस अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तब भी क्या होगा, एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है या कंजर्व ही हो रहा है ना, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रहा है, बस वन फॉर्म से अनदर फॉर्म पे कन्वर्ट हो गया। तो यही प्रूफ हो सकता है ना। तो बस इसे अगर स्टेट एंड प्रूफ करना है तो आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए जो सबसे ज़्यादा लेते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए। ठीक है, आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रूफ के लिए बोल सकते हैं कि लेट अस अज्यूम ए बॉडी एट अ हाइट h ऑफ ए टावर। एक टावर है, आप एग्जाम में जब आए आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, एक टावर ले लीजिए, एक ड्रॉ कर लीजिए, आप बोलिए कि एक उसका हाइट जो है ये हाइट है h। ठीक है, तो हमें क्या मालूम है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किससे कैसे लिखते हैं हम,
वो लिखते हैं एम जी एच, एंड काइनेटिक एनर्जी जो है उसे हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो ये जो एनर्जी है इसको आप लिख सकते हैं कि सपोज एक पॉइंट है, उसको हमने कहाँ पे लिखा है, ये एकदम टॉप पे एच हाइट पे है, ओके। और हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स, इस टावर पे 3 पॉइंट कंसिडर कर लिए, एक ए वाला पॉइंट जो एकदम टॉप में है, एक सी वाला पॉइंट जो जस्ट जो ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे टच होने से बस थोड़े से पहले पे है, ओके। एंड देन आपका ये बी, बी कहीं भी हो सकता है, ठीक है। सपोज हम मान के चलिए कि सी से बी तक का जो हाइट है वो वाई है और बी से ए तक का हाइट एक्स है, तो इसका मतलब ए का हाइट कितना है, दैट इज एक्स प्लस वाई, पूरा हाइट है एच के बराबर, ओके। तो चलिए हम ऐसे प्रूफ कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे ए में कितना एनर्जी है, बी में कितना एनर्जी है, सी में कितना एनर्जी है। देखिए अगर कोई भी हमें एनर्जी बताना है तो एनर्जी कैसे बताते हैं, सपोज टोटल एनर्जी, यहाँ पे लिख सकते हैं आप टोटल एनर्जी, कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके। टोटल एनर्जी जैसे शॉर्ट फॉर्म में अगर हम टीई पे लिखे, टीई इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अभी देखिए जब पॉइंट ए पे है, ए पे क्या हो रहा है, जैसे हम बॉडी बस रिलीज किया है, ठीक है, अभी अभी रिलीज करना शुरू किया हमने, तब क्या हो रहा है, क्योंकि उसका जो हाइट है ये देखिए कितना है, एम जी एच होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लिख रहे हैं एम जी एच, एच की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई, क्योंकि हाइट जो है वो एक्स प्लस वाई है, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने छोड़ा है तो उसका जो वेलोसिटी है दैट इज जीरो, ओके। तो कितना हो गया आप देखिए, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिख सकते हैं आप एम जी एक्स प्लस वाई प्लस जीरो, ये ब्रैकेट को आप तोड़ देंगे तो क्या होगा, टोटल एनर्जी एट ए कितना आएगा आपका, देखिए टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे आपका आएगा एम जी एक्स प्लस एम जी वाई, ओके, एम जी एक्स प्लस एम जी वाई, इतना आ गया, ठीक है। चलिए अभी एट बी, बी कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बी बस हमने ये लिया है सी से या बॉटम से हमने वाई डिस्टेंस पे ले रखा है, ठीक है, वाई डिस्टेंस पे, ठीक है। तो देखिए एट दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, दैट विल बी एम जी वाई, है ना, एम जी एच होता है तो वाई हाइट पे है तो एम जी वाई, एंड काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, अब वी स्क्वायर मतलब इस पे बी पे, एट बी पे, ठीक है। अभी हमें नहीं मालूम ये वी बी कितना है ना, ये वी बी कितना है हमें नहीं मालूम, तो देखिए जो क्या है पार्टिकल है, अगर कोई भी ऐसा जो पार्टिकल हम छोड़ रहे हैं ना, यहाँ से जो भी ये पार्टिकल है इसको हमने क्या कर रहे हैं, हम इसको छोड़ रहे हैं। अभी जब इसको छोड़ रहे हैं ये तो आराम से ऐसा ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जाना चाहता है ना, क्योंकि ग्रेविटी उस पर काम करेगा, वो नीचे जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का अगर हम एक फॉर्मूला लगा दें तो क्या आएगा, देखिए वी स्क्वायर मतलब वी वी स्क्वायर जो हमें निकालना है, ठीक है, वी वी स्क्वायर इक्वल टू या माइनस यू कितना है, जो इनिशियली कितना वेलोसिटी था जब हम छोड़ रहे थे, जीरो, है ना, क्योंकि अभी छोड़ा ही नहीं था ना, यहाँ पे जैसे था ए पॉइंट पे, इक्वल टू ट्वाइस ए, ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जी, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन है, राइट, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, नीचे हो रहा है ना, कितना एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से एक्सेलरेट करेगा, ये जितना उसका मास होगा एक्सेलरेट ड्यू टू ग्रेविटी करेगा, ठीक है। एंड एस कितना है, ये हाइट, ये कितना कितना कवर किया उसने, ए से लेके बी तक, जब भी आप जब ये वाला लगाएंगे, ये कहाँ किसके लिए लगाएंगे, वी कैन बी कैलकुलेट यूजिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, किसके लिए, जब ये ए से बी तक ट्रैवल कर रहा है ना, तो ए पे इसका इनिशियल वेलोसिटी आपका हो गया जीरो, भी हमें निकालना है, टू आ गया, जी के ए की जगह लिखेंगे हम ए की जगह लिखेंगे जी, एंड एस की जगह लिखेंगे जितना डिफरेंस है ए और बी में, यानी एक्स, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं भी बी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एक्स, ओके। तो टोटल एनर्जी एट
बी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है एट बी, दैट इज एम जी वाई, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, वी वी स्क्वायर का वैल्यू एम जी वाई प्लस हाफ एम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए कितना आ गया, वी वी स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्टली है 2gx, तो इसमें लिखेंगे 2gx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया क्या, एम जी वाई प्लस एम जी एक्स, राइट। तो आप देख सकते हैं पॉइंट बी पे भी आते आते हमारा क्या हो गया, ये जितना था, ठीक है, ए में जितना हमारे पास टोटल एनर्जी था एम जी एक्स प्लस एम जी वाई, अभी भी हमारे पास उतना ही है, ठीक है, उतना ही एनर्जी है हमारे पास, ठीक है। अगेन एट सी just before hitting the ground, just before hitting the ground, जमीन को छूने से जस्ट पहले क्या है, काइनेट पोटेंशियल एनर्जी एट सी, सी पे हाइट कितना है ग्राउंड से, 0, तो ये कितना हो जाएगा एम जी 0, therefore 0। और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा देखिए, ये भी हाफ एम वी सी स्क्वायर है ना, लेकिन ये वी सी को कैसे निकाले, वी सी कैसे आएगा हमारे लिए, Vc can be calculated when body moves from A to C, A से C तक आने के टाइम पे जितना ये चेंज हुआ वही हम ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब वी सी स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस, ओके। तो वी सी स्क्वायर हमें निकालना है, यू कितना था, ए पे जो वेलोसिटी था वो था 0, 2, ए की जगह पे हम लिखेंगे जी, और एस कितना है, ए से सी तक हाइट कितना है, ए से सी तक हाइट ये है एक्स प्लस वाई, ओके। तो इसका मतलब है वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx प्लस वाई, ओके। ओके, therefore total energy at C is potential energy at C plus kinetic energy at C, ओके। तो ये आ गया 0, एंड ये हमारे पास है हाफ एम वी सी स्क्वायर, 0 0 तो लिखना ही नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, हाफ एम वी सी स्क्वायर का वैल्यू है ये जी एक्स प्लस वाई, तो ये 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास रह गया एम जी, ब्रैकेट खोल दीजिए, एम जी एक्स प्लस एम जी वाई। So from this what we observe is total energy at A is total energy at B is equal to total energy at C. Since total energy at A, B, C are same, therefore we can say energy is conservative. Okay, ठीक है, ऐसा प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट